हम लोग रिवाइज करेंगे पायरोजन टेस्टिंग, स्टेराइल फॉर्मुलेशंस, पैरेंटल्स। पैरेंटल्स क्या होते हैं? पैरा इंटरॉन, ऐसे ड्रग्स जो कि इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं उनको हम पैरेंटल फॉर्मुलेशन कहते हैं। पैरेंटल फॉर्मुलेशन का जो पैरेंटल फॉर्मुलेशन का जो एक्शन होता है वो काफी फास्ट होता है। ठीक है। पैरा इंटरॉन मतलब ये इंटेस्टाइन से होकर, लिवर से होकर ब्लड में नहीं जाते। ठीक है। ऐसे ड्रग्स जो कि इंजेक्शन के माध्यम से, आईवी रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं उनको हम पैरेंटल्स कहते हैं। पैरेंटल फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में सबसे ज्यादा फास्ट एक्शन देते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में इंटर करते हैं, तो इनका बायो अवेलेबिलिटी 100% होता है। पायरेसिया क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना। पायरेसिया मीन्स बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37.6 या 37 डिग्री सेल्सियस। ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। यदि बुखार आता है, फीवर आता है, तो उस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पायरेसिया वर्ड से ही आया है पायरोजन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या बैक्टीरिया के डेड पार्ट्स होते हैं या बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि फीवर कॉज करते हैं। ह्यूमन बॉडी में जब पैथोजेंस का अटैक होता है तो इसकी वजह से फीवर कॉज होता है, बुखार आता है। और जो हमारे स्टेराइल फॉर्मुलेशंस होते हैं उनकी पायरोजन टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। स्टेराइल स्टेराइल फॉर्मुलेशन क्या होते हैं? ये वर्ड आया है स्टेलाइजेशन से। स्टेलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मानव शरीर में रोग पैदा करते हैं, ऐसे जीव जो मानव शरीर में रोग पैदा करते हैं, वो हमारी बॉडी में आकर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। कुछ उनके मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स जनरेट होते हैं जो हमारी बॉडी में फीवर कॉज करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडी लगती है, बॉडी में डिस्कम्फर्ट अपीयर होता है, बॉडी में पेन का सेंसेशन होता है। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। पायरोजेनिसिटी क्या होती है? किसी भी पायरोजन का कि वो कितना बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा सकता है, इसको पायरोजेनिसिटी कहते हैं। स्टेराइल फॉर्मुलेशन में पायरोजन का टेस्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं। वैसे क्या है, सामान्यतः जब हम ओरल रूट से ड्रग लेते हैं तो हमारे जीआई ट्रैक्ट में ऐसी व्यवस्था है कि एसिड प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि पैथोजेंस को किल कर देता है। हम स्किन पे कोई चीज़ यदि अप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड में जाती है। लेकिन जो दवाई हम डायरेक्टली ब्लड में डिलीवर कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी पायरोजन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको इंजेक्शन लगाने के बाद उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स सामने आएंगे। तो हम देखते हैं स्टेराइल फॉर्मुलेशन की डेफिनेशन क्या है। द ड्रग्स एंड द डोजेस फॉर्म और द फॉर्मुलेशन, those are completely free from microbes and other impurities. It's called sterile formulation. This is the definition of sterile formulation. And this includes parenteral, ophthalmic preparation. Ophthalmic preparation means इसमें आईज में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे आई ड्रॉप्स हुआ, ठीक है, आई लोशन हुआ, ऑइंटमेंट्स यूज किए जाते हैं आई में, है ना, आई फ्लूइड्स हुआ, आई की वॉशिंग के लिए, आई के इराई, उसमें किसी भी कोई यदि माइक्रोब्स चला गया है या कहीं कुछ कचरा चला गया तो उसकी सफाई के लिए जो हम प्रोडक्ट्स आँख में यूज करते हैं वो भी स्टेराइल फॉर्मुलेशन की श्रेणी में आते हैं। नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ पायरोजन। इट्स इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि पायरोजन क्या है, स्टेराइल फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, पायरोजन टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसके मेथड्स क्या है। तो ये ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पायरोजन आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स और द endotoxins which are produced by the microbes, and it causes fever, chill, pain and discomfort of body। मतलब बॉडी में बुखार आएगा, दर्द का एहसास होगा, शरीर में अकड़न जकड़न होगी या ठंड भी लग सकती है। तो ये होता है पैथोजन के आने का सिम्टम हमारी बॉडी में। ठीक है। और पायरोजन टेस्टिंग होती है पैरेंटल्स में। पैरेंटल्स में आता है आपका वाइल्स और एम्प्यूल्स, मतलब इंजेक्शंस। कभी ना कभी आपको लगा होगा
ये होता है सिंगल यूज और मल्टीपल यूज। ठीक है। लार्ज वॉल्यूम और स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटरल। तो जो वाइल्स होता है उसमें से आप बार बार दवाई को निकाल सकते हो, है ना, उसका रबर का क्लोजर होता है। और जो एम्प्यूल होता है उसको आपको ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे उसको ऊपर से मार के तोड़ते हैं, फिर इंजेक्शन को, उसका जो पिस्टन पार्ट है, निडल सिरिंज, तो उसको लोड करते हैं इंजेक्शन को, और जहां पर भी आपको लगाना है वहां पर आप स्टेराइल करेंगे, स्टेलाइजेशन करेंगे। स्टेलाइजेशन मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स बनाना, वहां से माइक्रोब्स को रिमूव करना, माइक्रोब्स को हटाना, वहाँ की क्लीनिंग करना, प्रॉपर क्लीनिंग, उस एरिया को एसेप्टिक बनाना। एसेप्टिक का मतलब होता है ऐसा एरिया जो कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो, जहाँ पर सूक्ष्म जीव प्रेजेंट ना हो। ऐसे एरिया को हम कहते हैं स्टेराइल एरिया, और ए क्लास एरिया, और आपका असेप्टिक एरिया। ठीक है। तो ये होता है आपका एसेप्टिक एरिया। तो पैरेंटल फॉर्मुलेशन जिन फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं वहां पर HEPA फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कंटामिनेशन प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। ये प्रोडक्ट की इफिकेसी और प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है। ठीक है। तो पैरेंटल फॉर्मुलेशन की पायरोजन टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आपने ये भी समझा पायरेसिस क्या होता है, आपने ये समझा पायरोजन क्या होता है, पायरोजेनिसिटी क्या होता है। ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि इसके मेथड्स क्या है, कैसे हम पायरोजन टेस्टिंग कर सकते हैं। तो पायरोजन टेस्टिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है इन वीवो और एक होती है इन विट्रो। इन वीवो मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। यदि हम किसी फॉर्मुलेशन की टेस्टिंग बॉडी के अंदर करते हैं तो उसको हम इन विवो टेस्टिंग बोलते हैं। इसमें आता है आपका शाम टेस्ट। शाम टेस्ट में जो रैबिट है, खरगोश, खरगोश इज अ एक्सपेरिमेंटल एनिमल। ठीक है। कोई भी दवा की जो टेस्टिंग है, उसकी जो जांच है, वो जानवरों पे सर्वप्रथम की जाती है, उसके बाद वो टेस्टिंग इंसानों पे की जाती है। ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में जब कोई दवाई की खोज होती है तो उसको जानवरों पे ट्राई करके देखा जाता है, और उसका डेटा यदि सेफ है, दवाई में यदि अच्छी इफिकेसी है, उसके साइड इफेक्ट्स काफी कम हैं, तो उन दवाइयों को ह्यूमन हेल्थी वॉलेंटियर्स पे यूज किया जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद दवाई मार्केट में आती है। और जब भी कंपनी में पैरेंटल फॉर्मुलेशंस बनते हैं तो उसके क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए क्लैरिटी टेस्ट, लीक टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, ये सारे टेस्ट लगाए जाते हैं, जिससे पैरेंटल्स की क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और यदि किसी पैरेंटल में कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है, तो उस जिस बैच से वो सैंपल लिया है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है जो कि रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की जो लैब्स होती हैं वहाँ पर जो फॉर्मुलेशंस हैं, डोजेस फॉर्म हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है कि कंपनी ने उनको बनाया है तो उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है। तो इन विवो इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो का एग्जांपल है, जैसे हम देखना चाहते हैं एसिटाइल कोलिन का जो इफेक्ट है हमारे रेक्टल मसल्स पे, हमारे एब्डोमिनल मसल्स पे, क्या है वो। तो हमने किसी बॉडी पार्ट को आइसोलेट किया और उसको हम आउट ऑफ बॉडी, उस पर हम दवाई के प्रभाव को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये होता है इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो इनसाइड द बॉडी। जैसे हमने खरगोश को दवाई खिलाई और हमने देखा कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है यदि तो हमारी दवाई में पायरोजन है, तभी तो उसने खरगोश को बीमार कर दिया। और यदि खरगोश बीमार हो सकता है तो इंसान भी बीमार हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं खरगोश का सिस्टम इंसान के सिस्टम में कुछ सिमिलैरिटी है ना, जितने भी स्तनधारी होते हैं इनमें सिमिलैरिटी होती है, इसलिए बंदरों को एक्सपेरिमेंट में शामिल किया जाता है। बंदर का जो जीन है वो इंसान के जीन के काफी करीब होता है, चिंपैंजी को शामिल किया जाता है, काफी करीब होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पूर्वज है या संगी साथी है, विकास ज्यादा हो गया इंसान का, तो उन पे पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, क्योंकि जानवर का कोई माई बाप तो है नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो शाम टेस्ट मत करो, क्योंकि इसमें खरगोशों खरगोशों को तुम इंजेक्शन लगाते हो, और यदि तुम्हारी दवाई सही नहीं है तो खरगोश बीमार पड़ेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, बुखार हो जाएगा बेचारों को। तो कोई दूसरी मेथड ढूंढो और उससे स्टेरिलिटी टेस्टिंग करो। तो फिर क्या हुआ,
लाल टेस्ट में एक मेथड आई। लाल मतलब ये वो वाला रेड नहीं है ना। एक प्रकार का केमिकल होता है, एक इंडिकेटर होता है जो कि फॉर्मुलेशंस में डाला जाता है। और यदि डालने के बाद में फिल्म का फॉर्मेशन होता है तो समझ जाओ कि भाई उसमें पायरोजन प्रेजेंट है रिएक्शन के बाद। तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं कि हमारी फॉर्मुलेशन स्टेराइल है या नहीं, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स है या नहीं, कोई उसमें पैथोजन प्रेजेंट तो नहीं है। और यदि नहीं है तो हम उस पैरेंटल को यूज कर सकते हैं। और यदि है तो व्यक्ति को वो बीमार कर सकती है। और पेरेंटल्स के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं बॉडी में, क्योंकि पेरेंटल्स का एक्शन काफी फास्ट होता है। तो पेरेंटल्स के जो साइड इफेक्ट्स है वो इतने फास्ट होते हैं कि साइड इफेक्ट की वजह से पेशेंट 5 से 7 सेकंड में उसकी जान जा सकती है और कुछ नहीं कर पाएगा कोई। तो वो चीज होती है पेरेंटल। जितना फायदा उतना ही नुकसान। पेरेंटल का एक्शन भी फास्ट आता है। पैरासीटामोल को आप आईवी रूट से दो, कितना ही बुखार क्यों ना हो, कितना ही बुखार क्यों ना हो, वो उतर ही जाता है। वो थोड़ी देर के लिए तो उतरेगा कम से कम। डेंगू जैसा बुखार भी उतर जाता है कुछ घंटों के लिए, लेकिन फिर चढ़ जाता है वो बुखार। जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ फिर बुखार आ जाता है। तो बुखार आने का कारण क्या है? कभी इंसान शाम को बोल रहा, अरे साहब दर्द हो रहा, बॉडी दुख रही, गलगस्ती आ गई, चक्कर आ रहे, बुखार आ गया, बॉडी में दर्द हो रहा, ठंडी लग रही, ओढ़ के सो गया। ये सब क्या है? ये पायरोजन आ गया है खून में कहीं से, या तो पानी से, हवा से, खाना पीने से, कहीं से भी आया है लेकिन इसलिए तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, डिफरेंट शेप एंड साइज के सूक्ष्म जीव होते हैं, आसपास वातावरण में प्रेजेंट रहते हैं। खुली आंखों से दिखते नहीं है ये, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है इनको। तो ये कहीं से भी आ जाते हैं। कहीं आप ऐसी जगह गए जहां पर साफ सफाई नहीं थी, आपने कहीं हाथ रखा और वही हाथ आपने आंख में लगा लिया, वही नाक, वही हाथ आपने उससे कुछ खा लिया, ब्रेड खा लिया, बिस्किट, कुछ भी आपने खा लिया, अब वो उसमें चिपक के आपके शरीर में चले गए। वैसे तो हमारा शरीर लड़ लेता है, पर कभी कभी इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो ये है पायरोजन, जो आपको बुखार आपके शरीर में पैदा करेंगे। ठीक है। अब ऐसा है कि ये जो शाम टेस्ट, इसमें हम जो रैबिट ले रहे हैं, तो रैबिट हम स्वस्थ रैबिट लेते हैं। हम ऑलरेडी 3 4 दिन पहले से रैबिट को देख लेते, बुखार तो नहीं आ रहा। बीमार वाला रैबिट लेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा। बीमार वाला रैबिट लेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो हम हमेशा एक्सपेरिमेंट में हेल्थी एनिमल्स लेते हैं। भले फिर उस हेल्थी एनिमल में हमें किसी चीज की जांच करने के लिए बीमारी पैदा करना पड़े, कर देते हैं। अब जैसे एंटी डायबिटिक मेडिसिन की जब बंदरों पे टेस्टिंग होती है तो बहुत कोशिश की गई कि बंदरों को डायबिटीज हो जाए, लेकिन होता नहीं बंदरों को डायबिटीज। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की कोशिश की गई कि भाई बंदरों पे जांच की जाए, तो हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम बंदरों में होती नहीं है। बंदर इंसान से लाख गुना ज्यादा स्वस्थ है एक हिसाब से देखा जाए तो। डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी घातक बीमारियां, जिससे आज हर दूसरा इंसान 50 साल की एज के बाद परेशान है, हर महीने की 5,000 की दवाई खा रहा है, पर ये बीमारियां बंदरों को नहीं हो रही साली। बंदर क्या खाते हैं? बंदर पत्तियां खाते हैं, बढ़िया, है ना। बंदर का भोजन ऐसा है कि उनको ऐसी बीमारियां नहीं हो रही। और इंसान दुनिया जहाँ की चीजें खा रहा है तो उसको डायबिटीज हो रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, न जाने 36 प्रकार की तो मिठाइयाँ आती है। ठीक है। तो बंदरों और कुत्तों, बिल्लियों, इन पे सब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं दवाइयों के। ठीक है। तो शाम टेस्ट आपको समझ में आया। रैबिट को, हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो रैबिट को हम लगा के देखते हैं। हमने जो इंजेक्शन तैयार किया है वो हम पहले रैबिट को लगा के देखेंगे। और यदि रैबिट की बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है ना, तो फिर हम समझ जाते हैं कि भाई हमारा जो इंजेक्शन है इसमें पायरोजन नहीं है। ठीक है। तो जितने भी फॉर्मुलेशंस पेरेंटल कैटेगरी में आते हैं वो सबकी टेस्टिंग की जाती है ना। अब हम समझते हैं लीक टेस्ट क्या होता है। यदि हमने एम्प्यूल की सीलिंग सही से नहीं हो पाई है किसी कारण से, तो एम्प्यूल लीक करेगा। तो उसके लिए हम क्या है, उसको मिथाइलिन ब्लू डाई डाल देते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें हम एम्प्यूल्स डाल देते हैं। और यदि एम्प्यूल लीक होगा तो वो डाई एम्प्यूल के अंदर आ जाएगी। तो हम उससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहीं कोई एम्प्यूल लीक तो नहीं है, उसमें लीकेज तो नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं लीकेज टेस्ट। ठीक है। और स्टेरिलिटी टेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, शाम टेस्ट और लाल टेस्ट। ठीक है। और रैबिट का जब हम दवाई खिलाते हैं उसको, हमारा पेरेंटल, तो हम थर्मोमीटर की हेल्प से
उसके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके देखते हैं, उसकी 4 से 5 रीडिंग लेते हैं, है ना। तो उससे हमको, और ऐसा नहीं कि हमने एक ही रैबिट लिया, हम उसके ग्रुप बना देते हैं, है ना, जैसे 3 3 6 6 रैबिट्स के ग्रुप बना दिए, और उसमें फिर हम दवाई इंसर्ट करते हैं, और फिर उसका रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, मतलब जो एनस होता है उसके अंदर हम थर्मोमीटर डालते हैं। थर्मोमीटर भी दो टाइप के आते हैं, एक आपका मर्क्यूरी वाला आता है, और एक आपका डिजिटल थर्मोमीटर आता है, ठीक है। तो इससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद यदि दवाई खिलाने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है, और यदि टेम्परेचर नहीं बढ़ता तो हमारा टेस्ट पास हो जाता है, ठीक है। ये आपका शाम टेस्ट हो गया। लाल टेस्ट में क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, ठीक है, जिसको हम लीमोलाइट एमोसाइट्स लाइसेट बोलते हैं, इस केमिकल का नाम है इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हम डालते हैं 60 मिनट के लिए, हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसको हम छोड़ देते हैं, और 60 मिनट के बाद टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं हम 37 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर इसलिए मेंटेन किया जाता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम आउट ऑफ बॉडी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमको कंडीशन वही मेंटेन करनी होगी जो कि बॉडी के अंदर होती है। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है 37, तो हम इसको 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या है, यदि आपका जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसी को ही आइडेंटिफाई कर पाता है, ये इस टेस्ट का लिमिटेशन होता है, क्योंकि बैक्टीरिया आपके दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं उन्हीं को ये टेस्ट कवर कर पाता है, तो ये इस टेस्ट की लिमिटेशन है। और 1 घंटे बाद यदि फिल्म का फॉर्मेशन होता है तो हम समझ जाते हैं कि भाई पाइरोजन प्रेजेंट है ना। और हम इसको टेस्ट में और क्लैरिटी लाने के लिए हम इसमें इंडिकेटर्स के रूप में क्रोमोजेनिक सब्सटेंस भी यूज करते हैं। क्रोम मतलब होता है कलर, जेनिक मतलब होता है पैदा करने वाला। तो हम के इसमें क्रोमोजेनिक एजेंट भी डाल सकते हैं, जिससे हमारा यदि टेस्ट फेल होता है तो हमें एक कलर भी इंडिकेट होता है, तो वो कलर से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारी फॉर्मुलेशन में पैथोजन प्रेजेंट है, पायरोजन प्रेजेंट है, ठीक है। पैथोजन और पायरोजन में क्या डिफरेंस है, कुछ ऐसे पैथोजेंस भी है जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं लेकिन फीवर नहीं बढ़ाते, तो उनको हम पैथोजन बोलते हैं, और ऐसे पैथोजेंस जो कि फीवर कॉज करते हैं उनको हम पायरोजेंस कहते हैं। अब लाल टेस्ट का फायदा ये होता है कि इसमें रिजल्ट काफी एक्यूरेट और काफी फास्ट आते हैं, क्योंकि हो सकता है हमने रैबिट को जो फॉर्मुलेशन दी है, रैबिट की इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको फीवर नहीं आया, और हमने सोचा हमारा सैंपल तो पास कर गया, तो एक्यूरेसी की पॉसिबिलिटी कम रहती है, ठीक है। और दूसरी चीज, फास्ट रिजल्ट आते हैं, रैपिड रिजल्ट आते हैं लाल टेस्ट में, मोर एक्यूरेसी आती है, ठीक है। और इजिली हम कलर को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा है थर्मोमीटर भी कभी कभी उतनी एक्यूरेट रिजल्ट कहाँ दे पाते हैं, उनके भी लिमिटेशंस हैं। तो लाल टेस्ट ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। और ये स्टेरिलिटी टेस्ट कहाँ मेंशन किए गए हैं, ये फार्माकोपिया में मेंशन किए गए हैं। इंडियन फार्माकोपिया का जब फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, सेकंड एडिशन आया 1966 में, थर्ड एडिशन आया 1985 में, फोर्थ एडिशन आया 1996 में। तो 1996 वाला जो फोर्थ एडिशन था उसमें ये टेस्ट इंक्लूड किए गए, ठीक है, कि भाई इस तरह से आप टेस्ट करो और पेरेंटल फॉर्मुलेशन की क्वालिटी को इंश्योर करो कि वो सुरक्षित है या नहीं एक आम इंसान के लिए। तो ये है आपका पायरोजन टेस्टिंग। इसमें किसी को कोई डाउट है यहां तक? हेलो, कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब हम देखते हैं आई ड्रॉप्स और आई लोशन में क्या डिफरेंस होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है 2018 में, 2018 का क्वेश्चन है ये। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आई ड्रॉप्स एंड आई लोशंस। तो आई ड्रॉप्स क्या है, स्मॉल अमाउंट में यूज किए जाते हैं, और उसके कंपेयर में यदि हम आई लोशन देखें तो इसका थोड़ा लार्ज अमाउंट यूज किया जाता है। आई ड्रॉप्स में क्या है, मेडिकामेंट नेसेसरी होता है, और आई लोशंस में मेडिकामेंट नहीं भी रहे तो चलता है, क्योंकि ये केवल आईज की क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। इसलिए आई ड्रॉप्स का आइसोटोनिसिटी हम मेंटेन नहीं करते। आइसोटोनिसिटी क्या होती है, कोई बताएगा आप में से? हम्म, आई ड्रॉप्स की आइसोटोनिसिटी मेंटेन नहीं की जाती। आइसोटोनिसिटी क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है बताओ। आइसोटोनिसिटी। हम्म, बताया था ना,
ऑस्मोटिक प्रेशर यदि सेम हो तो उसको हम आइसोटोनिक बोलते हैं। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, NaCl 0.9% ये आइसोटोनिक होता है ब्लड के। ठीक है, पीएच का भी ध्यान रखा जाता है। सब मैं बता चुका हूँ, उसको थोड़ा रिवाइज किया करो। अब ये आई ड्रॉप्स जो है वो ट्रीटमेंट पर्पज से यूज किए जाते हैं, और आई लोशंस हैं वो आई के इरिगेशन के लिए, इरिगेशन मतलब क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए, और वॉशिंग के पर्पज से यूज किए जाते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, आई ड्रॉप्स को यदि आपने ओपन किया है कभी भी, तो उसको आप 1 महीने के अंदर यूज कर दें, करके खत्म कर दें, या तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें आप उसको, लेकिन 1 महीने बाद आप यूज नहीं करेंगे। ये आई ड्रॉप्स की लेवल पे भी प्रिकॉशन मेंशन रहता है। ठीक है, और ना भी हो तो जितने भी आई ड्रॉप्स हैं इनको आप 1 महीने, ओपन हुआ तो 1 महीने के अंदर यूज करके खत्म करें, और नहीं हो पा रहा है यूज, बच गया है तो फेंक दें आप उसको, लेकिन दोबारा यूज नहीं करें, नहीं तो आपकी आंखों में इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। ठीक है, और आई लोशन का ऐसा है कि एक बार आपने इसको ओपन किया तो आपको इसको 24 आवर्स के अंदर यूज करके खत्म कर देना है। मतलब इसका जो डेट है, ड्यूरेशन ऑफ यूज करने का जो ड्यूरेशन है वो आई लोशन का काफी कम रहता है। तो ये इसके यूज, इसके डिफरेंसेस हैं, है ना, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक डिफरेंस और है, आई ड्रॉप्स में डाइल्यूशन इज नॉट स्ट्रिक्टली कंसीडर्ड, और आई लोशन में इट इज अनडाइल्यूटेड। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंसेस हैं, 4-5 डिफरेंस मैंने आपको बताया, इतने काफी है ना। आई ड्रॉप्स और आई लोशन में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों ही आपका स्टेराइल फॉर्मुलेशन है। स्टेराइल फॉर्मुलेशन मतलब इनका भी आपको टेस्टिंग करके देखना होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो डायरेक्ट ब्लड में जाती है कि नहीं, आंख में आप जो दवाई डालेंगे। तो ये है आपका स्टेराइल फॉर्मुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। पायरोजन टेस्टिंग क्या होती है, लीक टेस्ट क्या होता है, क्लैरिटी टेस्ट क्या होता है, स्टेरिलिटी टेस्ट क्या होता है, लाल टेस्ट क्या होता है, शाम टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया होपफुली। चलिए ठीक है ना, कल हम आगे डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हेलो, एनी डाउट? ओके, हैव अ नाइस डे।